ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेशनरी वेव का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर हम नॉर्मल मोड्स की बात करेंगे कि नॉर्मल मोड्स क्या होता है और किसके लिए बात करेंगे, स्ट्रिंग के लिए हम बात करेंगे। तो पूरी कहानी को समझने के लिए मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करता हूं। प्रीवियस लेक्चर के कुछ पॉइंट्स है। पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, एक होता है नोड, एक होता है एंटी नोड और एक स्टेशनरी वेव। मतलब मेनली तो स्टेशनरी वेव ही पढ़ा था और उसके बाद हमने नोड और एंटी नोड पढ़ा था। अब जो स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव में क्या होगा कि ये एक ऐसी वेव है, ये एक ऐसी वेव होगी जिसमें एनर्जी किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर ऐसी थी। t इक्वल टू 0 पर वेव हमने ऐसी दिखाई थी। प्रीवियस लेक्चर आप देखे हो तो ऐसा आपको पता चलेगा। जहां पर एम्पलीट्यूड 0 था उसे हमने कहा था नोड। जहां एम्पलीट्यूड 0 है उसे हमने क्या कहा था? नोड कहा था। फिर कुछ समय बाद t इक्वल टू t/4 पर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था। सही है, t इक्वल टू t/4। उसके अगले स्टेप में हमने t इक्वल टू t/2 पर बात की थी और इस t इक्वल टू t/2 पर ग्राफ कुछ ऐसा आया। यहां पर हमने देखा कि फिर से कि जो कंटिन्यूअसली तीन पार्टिकल की हम बात कर रहे थे, ये वाला पार्टिकल यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर बार उसका एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। वो हमेशा कौन सी पोजिशन में रहेगा? रेस्ट वाली कंडीशन में ही रहेगा। इसको हमने नाम दिया था नोड। और एक पार्टिकल ऐसा था जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, उसको हमने नाम दिया एंटी नोड। ठीक। और स्टेशनरी वेव का मतलब यह था कि एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, इट कैन ऑसिलेट बिटवीन ए रीजन। यानी कि यहां पर जो ये एनर्जी है ये आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही है, ये केवल इसी रीजन में बाउंडेड है, वो यही रह सकती है। ज्यादा से ज्यादा मीन पोजीशन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे ऑसिलेट कर सकती है, उतना ही काम है उसका, उससे ज्यादा नहीं। और ये फिक्स है इसी रीजन में, इसलिए से स्टेशनरी वेव जो है नाम दिया गया था। और वास्तव में ये एसएचएम है, लेकिन वेव का कुछ ना कुछ इसमें प्रॉपर्टी थे, इसलिए सब क्या क्या रखा गया? वेव की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो ये था स्टेशनरी वेव। नोड वो है जहां एम्पलीट्यूड 0 है और एंटी नोड वो है जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 1 मान लिया। ठीक है, बाकी जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को वर्कआउट करेंगे। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट्स आगे की कहानी ये है कि जो नोड हमने एंटी नोड, नोड ये सब जो पढ़ा है, अब हम वो बात करेंगे स्ट्रिंग के केस में। क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे गिटार वगैरह जो है, गिटार हो गया, सितार, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होगा कि इनके ऊपर वायर आपको दिख जाएंगे, है ना? किसी ना किसी मेटेलिक वायर का अरेंजमेंट ऐसा दिखाई देगा और नीचे जो वुडन स्ट्रक्चर या जो भी मेटेलिक स्ट्रक्चर रहता है वो रहेगा। ठीक, अब ये जो वायर्स दिख रहे हैं, इन वायर को हम क्या करते हैं? टच करेंगे अलग अलग कंडीशन या अलग अलग बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो हमें म्यूजिक सुनाई देता है। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे? कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग है, ये वायर यानी कि स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग माना है, स्ट्रिंग की तरह बिहेवियर करेगा। उस स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के खींचते हैं, यानी कि उसे टन 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 ऐसे आवाज आती है। सिंपल है, देखा आपने है कि नहीं? तो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, टोन जो आवाज आती है, वो सारी घटना इसी टॉपिक पर आधारित है। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है कि लेट सपोज अपने पास क्या है कि दो फिक्स्ड एंड है, दो फिक्स्ड एंड है, उन दोनों फिक्स्ड एंड के बीच में मैंने एक स्ट्रिंग को रख दिया है। ये लीजिए ऐसा, ये स्ट्रिंग फिक्स कर दिया। ठीक, अब स्ट्रिंग एकदम टाइट है, दैट मींस इट इज हैविंग सम टेंशन फोर्स। इसका कुछ मास है और एल लेंथ पर है मास, तो हम कहेंगे वी कैन कंसिडर मास यूनिट फॉर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज द मास डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, दैट इज द म्यू। ओके, यानी कि स्ट्रिंग के लिए हम दो चीजों की बात कर सकते हैं। इतनी बात करने के बाद
अब मैंने कहा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करते हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू प्लग इट एट सम पोजिशन, यानी कि किसी एक जगह पर उस वायर को ऐसा टोन, ऐसा आवाज आता ना, तो मतलब हम क्या करते हैं, उसे खींचते हैं ऐसा, सही है ना। जैसे गिटार देखा ना, ऐसे टन 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 ऐसा जो आवाज आता है, वो क्या है, किसकी वजह से, उस वायर को हम क्या करते हैं, प्लग्ड कर रहे हैं एट पर्टिकुलर पोजिशन पर, या उसे खींच रहे हैं किसी ना किसी पोजिशन पर, ठीक है। तो अगर वायर को खींच रहे हैं या स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, तो सबसे जो सिंपल तरीका है इस वायर को खींचने का, या तो इसे ऊपर खींच ले, थोड़ा सा नीचे खींचते, ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग थोड़ा सा, है ना। अब उसका एग्जांपल मैंने दिखाया है, देखिए यहाँ पर, ये मैंने वायर, ये स्ट्रिंग जैसा कुछ लिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग जैसा कुछ लिया, दिखता है क्या कैमरा में, देखते हैं, दिख रहा है। ये जो एक वायर है, ये इसके दो फिक्स एंड है, एक यहाँ पर फिक्स एंड है, यहाँ पर फिक्स एंड है, दो फिक्स एंड है, ठीक है। इनिशियली ये एकदम स्ट्रेट था ऐसा, ठीक है, स्ट्रेट था। अब मैंने इसे थोड़ा सा खींच के इससे नीचे कर दिया, ठीक है, ऐसा होगा। तो मैंने इसको भी यहाँ कंडीशन दिखाया कि इसको हमने थोड़ा सा खींचा, तो ये ऐसा कंडीशन हो सकता है, यानी कि अरे सीधा सा ये बहुत, ये एकदम स्ट्रेट था, अब इसे खींच दो ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे खींचा तो हमें क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, वाइब्रेट, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही, मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी कुछ वेव दिखाई देगी, नीचे भी कुछ वेव दिखाई देगी। फिर से बताएं, देखिए एकदम टाइट स्ट्रिंग है, टाइट स्ट्रिंग ये रहा, ठीक है। अब मैंने इसे यहां से खींचा, तो नीचे खींचा तो इसलिए ऐसा बनेगा, लेकिन ऊपर भी जा रही है, अब जितने एम्पलीट्यूड से नीचे खींचा उतने एम्पलीट्यूड ऊपर भी जाएगी, है ना। तो ऐसा मैंने बनाया, ये सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका है। इस दो फिक्स्ड एंड के बीच में एक सेगमेंट बनाया हमने, ये वन सेगमेंट है, क्या है ये, वन सेगमेंट है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो ऐसा भी तो कर सकता था कि एक बार ऐसा किया, फिर ऐसा, वैसा ही वेव नीचे बन जाएगा, सही है। यानी कि मैंने दो सेगमेंट क्लियर कर दिए, दो सेगमेंट बनाए, वाइब्रेशन इस तरह से मैंने किया कि बीच में क्या हो गया, एक बार नीचे आई वेव, फिर ऊपर गई, ठीक है। हम जानबूझ करके साइनसॉइडल वेव की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं क्या एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है हम दो नहीं तीन वेव की बात कर लें, हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। ये रहा स्टेशनरी वेव दिखा रहा हूं मैं, यानी कि ये एनर्जी जो है इसी रीजन में क्या है, बाउंडेड है। स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा, जैसे प्लग ऐसे खींच के रखिए, ऊपर नीचे से वाइब्रेट करेगा, वही दिखाया, ठीक है। चलिए अब नॉर्मल मोड्स क्या है, तो मैंने कहा कि दो फिक्स्ड एंड के बीच में जब भी किसी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हैं, तो वाइब्रेट करवाने के तरीके बहुत से हो सकते हैं, है ना। ऐसे खींच के यूं छोड़ दिया, दो तीन बार ऐसे वाइब्रेट करवा दिया, तो वाइब्रेट करवाने के तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ फिक्स्ड एंड है, इसलिए कुछ ना कुछ कंडीशन आ जाती है, यानी कि दो जगह फिक्स्ड एंड है, इसे हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, यानी कि इधर जो बाउंड्री है, इधर जो बाउंड्री। अब हम इसको पढ़ते हैं, एक क्लैम्प्ड स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग फिक्स्ड है दोनों जगह से, फिक्स्ड है मतलब कोई कहीं ना कहीं, एक क्लैम्प्ड स्ट्रिंग अंडर टेंशन कैन बी मेड टू ऑसिलेट इन मोर देन वन सेगमेंट, इन मोर देन वन सेगमेंट, यहाँ वन सेगमेंट, यहाँ टू सेगमेंट, यहाँ थ्री सेगमेंट, इन मोर देन वन सेगमेंट गिविंग राइज टू वेरियस मोड ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि अलग अलग सेगमेंट जब हम जनरेट करते हैं तो अलग अलग तरह के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, ठीक है। बट ड्यू टू बाउंड्री कंडीशन, ड्यू टू दिस टू बाउंड्री कंडीशन, द स्ट्रिंग कैन ऑसिलेट ओनली इन स्पेशल पैटर्न। ऐसा नहीं है कि हर तरह का वाइब्रेशन क्रिएट कर लें, ऐसा नहीं, तो हर तरह का वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल तरह के पैटर्न क्रिएट होते हैं जब भी हम दो फिक्स्ड एंड के बीच में स्ट्रिंग को क्या करवाते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन होगा एक फिक्स पैटर्न का होगा, और उसी फिक्स पैटर्न को हम कहते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन था, लिख लीजिए। जैसे कि हम इसे और आसान तरीके से समझ सकते हैं, जैसे वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन करवाना सिंपली यह है कि दो फिक्स्ड एंड, ये आप करके भी देख सकते हैं, धागा लीजिए, थ्रेड है ना, थ्रेड लो, ऐसे ऐसे नीचे खींचो, क्या होगा, ऐसे वेव्स आपको बनते हुए दिखाई देगी, वही क्या है, स्टैंडिंग वेव से क्या एनर्जी आगे ट्रांसमिट हुई, नहीं हो ही नहीं सकती, इधर फिक्स्ड एंड इधर फिक्स्ड एंड है, वो वहीं पर है, नहीं, दैट मींस दे आर फॉर्मेशन, दे आर प्रोड्यूसिंग स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। चलिए वो लिख लीजिए, उसके बाद अजम्पशन पर फिर ये कहानी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये मिटा दे रहा हूं।
नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ओके, अब हम बात करते हैं आगे के इस पॉइंट में। अजम्पशन है पहला कि सपोज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज केप्ट फिक्स्ड एट टू एंड्स, दो फिक्स्ड एंड लो उनके बीच में स्ट्रिंग लगा दो जिसका लेंथ कितना है, L है, ऐसा माना गया है। एंड साइन वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन इट, हम साइन वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम मैथमेटिकल इक्वेशन आसानी से लिख सकें उसके लिए। चलिए, तो ऐसा मैंने कहा कि एक फिक्स्ड एंड है, एक क्यों दो है, ये दो फिक्स्ड एंड है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग था, सही है। स्ट्रिंग था, उसको क्या किया, ऐसे खींच करके नीचे लाए, यानी कि वी आर गोइंग टू प्लग इट एट एनी पोजीशन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा अगर होगा तो इसे काफी आसानी से दिखाया जा सकता है कि ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, सही है। अब बीच वाला ये मिटा सकते हैं आप। तो आपको दो डायग्राम बना लेना है, एक बार सिंपल सा स्ट्रिंग दिखाओ और फिर उसके बाद ये, ठीक है, या फिर एक ही वे में, एक ही में दोनों दिखा सकते हो, ये सीधा और ये दोनों भी, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसमें देखो, क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट कभी ऊपर उठेगा, नहीं, दे आर फिक्स्ड, दैट मींस द एम्पलीट्यूड इज जीरो, और जीरो एम्पलीट्यूड है, दैट मींस इट विल बिहेव एज ए नोड, इट विल बिहेव एज ए नोड। ओके, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, वहां क्या बनता है, एंटी नोड, मतलब अनजाने में यहां एंटी नोड बन गया। चलिए, स्ट्रिंग जो था स्टूडेंट, उसका कंप्लीट लेंथ कितना था, L लेंथ था, सही है। चलिए, अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर ये स्ट्रिंग है, वेव जनरेट हुआ है साइनोसॉइडल, देन स्पीड ऑफ ए वेव कैन बी गिवन बाय दिस, एंड आवर फोकस इज टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, f इक्वल टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन, f इक्वल टू v बाय लैम्डा, ऑल ओके। चलिए, इसकी हम जरूरत रखेंगे आगे आने वाले टाइम में अभी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि स्पीड जो है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वेव वी नो, वेलोसिटी ऑफ वेव वी नो, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू, t इज अ टेंशन फोर्स, म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, अब f इक्वल टू अगर मैं ऐसा रख भी देता हूं, t बाय म्यू रख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में रखेंगे, ठीक है। लेमडा की वैल्यू क्या होगी वो भी हम देखते हैं। किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, क्या होता है, लेमडा बाय टू एंड लेमडा बाय टू, ठीक है, ये कभी बदल नहीं सकता, तो ये लेमडा बाय टू है। यानी कि यहां पर दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस एक स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल था, और अपने अकॉर्डिंग ये क्या है, लेमडा बाय टू है, दैट मींस लेमडा बाय टू इज इक्वल टू एल, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 2l। बताइए, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, यानी कि लेमडा का वैल्यू आ गया 2l, लेमडा का वैल्यू आ गया 2l, तो लेमडा का वैल्यू आ गया भैया 2, और वेलोसिटी कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू, सही है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय f1, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर हम क्या कहेंगे कि स्ट्रिंग, या जो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा ना, यानी कि स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन सेगमेंट, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक, एकदम सही है। चलिए, इट इज, एंड एक नाम इसका और है मोड की फॉर्म में, यानी कि फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये क्या है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन।
मतलब सबसे फंडामेंटल मोड यही है वाइब्रेशन करने का, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया लिख करके, चलिए। ये अगर समझ में आ गया है तो अब कहानी आगे की जो है वो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो एक स्ट्रिंग जो दो फिक्स्ड एंड के बीच में क्या है, बंधी है, उनके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट कम्स आउट टू बी f1 इज इक्वल टू 1/2l स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। करेक्ट? इसको हमने क्या कहा, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर आप फंडामेंटल भी कह सकते हैं, सही, या फिर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल लिख लीजिए, जिस नाम की हमें ज्यादा जरूरत होगी। ये फंडामेंटल है। ओके 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 ओके, चलिए। अब मैंने कहा सेकंड केस लो, वही दो फिक्स एंड, वही स्ट्रिंग है जिसका लेंथ अभी भी कितना है, एल है। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने दिमाग लगा दिया। क्या दिमाग लगा दिया? इस बार मैंने एक सेगमेंट की जगह दो सेगमेंट जनरेट कर दिए। कितने सेगमेंट? दो सेगमेंट। कैसे करेंगे? दैट्स द डिफरेंट थिंग। किया है, दैट थिंग वी हैव टू अप्रोच। ठीक है, ओके। अब ये कंप्लीट लेंथ कितना हो गया? कंप्लीट लेंथ हो गया एल हो गया, सही है ना, वो बिना के एल है। ओके, क्या ये पॉइंट जीरो से ऊपर उठेगा? नहीं, जिंदगी बीत जाएगी इसकी, लेकिन ये कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। ये नोड, ये भी नोड। यहां वाले पॉइंट का भी एम्पलीट्यूड जीरो है क्या? जी हाँ, ये भी क्या है, नोड है। ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हुआ। चलिए, अब देखो फिर से वही फॉर्मूला, v इक्वल टू एफ लेमडा, v इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इक्वल टू वॉट, v बाय लेमडा। सही है, लेमडा हम फाइंड करते हैं और v तो हम जानते ही हैं, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग वही है, टेंशन वही है, म्यू भी वही रहना है। तो देखो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना, लेमडा बाय टू। दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना, लेमडा बाय टू। दोनों का एडिशन करेंगे क्या मिल जाएगा, एल। सही है, यानी कि लेमडा बाय टू प्लस लेमडा बाय टू इज इक्वल टू एल, यानी कि ट्वाइस ऑफ लेमडा बाय टू इज इक्वल टू एल। ये काट नहीं रहा हूं, इसका भी रीजन है क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो हम टू नहीं काट रहे, मेरा मन नहीं कर रहा है इसे काटने का, तो यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, v पहले लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया 2l और 2 ऊपर चला गया, और v का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू। क्या कहते हैं, हाँ या ना? चलिए, अब इसे मैं कहूंगा सेकंड हार्मोनिक। क्या कहूंगा, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक, या फिर इसको कहेंगे स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन टू सेगमेंट। तो बहुत आसान है सर, है कि नहीं? आसान है, बिल्कुल। और यहां से एक नया नाम आता है कि जो फंडामेंटल है दैट्स ओके, फंडामेंटल के बाद जो हायर फ्रीक्वेंसीज आएगी उनको ओवरटोन भी कहा जाता है। सो इट्स ए फर्स्ट ओवरटोन, इसका नाम क्या है, और फर्स्ट ओवरटोन इसे कहा जाता है। ठीक, जब दो फ्रीक्वेंसी मिलती है तो एक ओवरटोन बनता है। अधिक जानकारी के लिए हम साउंड वेव में इसकी चर्चा करेंगे, ओवरटोन वगैरह की। ठीक है, तो हाल फिलहाल ये समझना है, इट्स ए फर्स्ट ओवरटोन, केवल इतना समझना है। तो हमने दो सेगमेंट जब जनरेट किए तो F2 इट्स कम्स आउट टू बी 2/2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू। सो इट्स ए सेकंड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, सेकंड। और फर्स्ट ओवरटोन।
फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। वो मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूं, मैं लास्ट में रिजल्ट बताऊंगा आपको कि अभी ये लिख लेना, ठीक है। अगला आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डेराइव फॉर द 3 सेगमेंट्स। 3 सेगमेंट बना लो खुद से और कर लो, है ना। ये थर्ड केस, ये स्ट्रिंग अपना, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी ठीक है, यस, लगभग ठीक ही बनाना, मेरे हाथों से गलत बन नहीं जाती है, ठीक। चलिए, लेंथ पूरा अभी भी एल ही है, लेंथ एल ही रह रहा है, केवल चेंज हम क्या कर दे रहे हैं, बीच में लूप जो बन रहे हैं वो अलग अलग कर दे रहे हैं, इसे लूप भी कहा जा सकता है, ठीक। ओके, ये नोड हो गया, नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। अरे जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा वो एंटी नोड है, जहां जीरो वो नोड। बस कोई भी बता दे, ऐसे ही बता दे, बिना पूछे ही बता दे कोई। ओके, अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला, v इक्वल टू एफ लेमडा एंड वी आर गोइंग टू वी एफ इक्वल टू वी बाय लेमडा। वी तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी टेंशन, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। लेमडा की बात करते हैं, लेमडा क्या जाएगा, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाय 2, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाय 2, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाय 2, तीनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, एल। सही है, सो इट्स 3 लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू 2l, करेक्ट। जी हाँ, एकदम करेक्ट है। तो क्या आ जाएगा, लेमडा इज कम्स आउट टू बी, सही तो लिखा है मैंने, सही लिखा है क्या है, लेमडा इक्वल टू 4l अपॉन 3, 4l अपॉन 3, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2 सही लिखा है, सही है। अच्छा 2l क्यों, केवल l है ना ये, तो मैं सोच रही 2l कहां से आ गया, ये l है ना कंप्लीट लेंथ, ठीक है। तो लेमडा कम्स आउट टू बी 2l अपॉन 3, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू पुट कर देते हैं, v का वैल्यू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन क्या, लेमडा का वैल्यू कितना 2l और ये 3, ये क्या आ गया अपने पास, थर्ड हार्मोनिक। और थर्ड हार्मोनिक को क्या कहेंगे, सेकंड ओवरटोन। समझ गए, समझदार हैं आप। चलिए, इतना समझदार कोई कैसे हो सकता है बिना कहे समझ जाए। थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन एंड स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 सेगमेंट्स, ठीक है। सेकंड ओवरटोन एंड स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 सेगमेंट्स, लिख लीजिए। और वहां पर क्या लिख देंगे, तीसरा रिजल्ट भी लिख देंगे। अब हम फाइनल रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका डेराइव करने जा रहे हैं। लिख चुके, चलिए ये मिटा दें, मिटाए तो क्या है, तो F3 comes out to be 3 upon 2l square root of t by mu, ठीक है। एंड इसे क्या क्या कहेंगे, इसे कहेंगे थर्ड हार्मोनिक, और क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर। ये फिजिक्स है किसके पीछे का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे का, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप डीप डाउन पढ़ेंगे इसे कभी कभी क्यों भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम रिजल्ट बताते हैं, है ना, फाइनल रिजल्ट, कि ऐसे करते करते लूप बनाया जाए, कभी 3 सेगमेंट, फिर 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, n सेगमेंट बनाए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो F1 comes out to be 1 upon 2l स्क्वायर रूट ऑफ t by म्यू, ये फंडामेंटल था। F2 क्या आ गया, 1 की जगह 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन 2l स्क्वायर रूट ऑफ t by म्यू, सही है, यही लिखा मैंने, सही है। F3 क्या आ गया, सिंपली 3 इंटू 1 अपॉन 2l स्क्वायर रूट ऑफ t by म्यू, ये फिर से फंडामेंटल, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया,
यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1, यस इट्स ओके। अब क्या होगा कि जो हायर फ्रीक्वेंसीज होगी, हायर फ्रीक्वेंसीज जो होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, सही है ना। यानी कि अगर आपको 4 निकालना है, f4 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाय न्यू, ठीक है। इसे क्या कहूंगा, फोर्थ हार्मोनिक, क्या कहूंगा इसे, फोर्थ हार्मोनिक या फिर थर्ड ओवरटोन। इसी तरह से nth फ्रीक्वेंसी यानी कि nth हार्मोनिक n/2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू, सही है। तो इसे क्या नाम देंगे, nth हार्मोनिक या फिर n-1th ओवरटोन। एक कम होता है, देखो जब सेकंड हार्मोनिक है तो पहला ओवरटोन यानी कि एक कम, ये सेकंड है ना, ये पहला ही है। ये सेकंड थर्ड हार्मोनिक है तब ये सेकंड ओवरटोन, यानी कि जितने हार्मोनिक है उससे एक कम क्या होता है, ओवरटोन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये लिख लो, मैं इसका रिजल्ट बता देता हूं। तो ये आ गया अपने पास रिजल्ट, Fn इज इक्वल टू n/2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू, ठीक है। इसे लिखेंगे nth हार्मोनिक या फिर n-1th ओवरटोन या फिर स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन n सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट, n। स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन n सेगमेंट्स हुआ। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे इस चीज के लिए कि F1 था फंडामेंटल, ओके। F1 क्या था, फंडामेंटल। अब इसके बाद जो हायर फ्रीक्वेंसीज है यानी कि F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन Fn, ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज है दे आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी कि F2 आ जाएगा इफ यू मल्टीप्लाई 2 बाई F1, 3 आ जाएगा इफ यू मल्टीप्लाई बाई F1 तो 3, 4 को मल्टीप्लाई कर दो F1 से तो ये आ गया, 5 को मल्टीप्लाई कर दो F1 से तो ये NF1। यानी कि all the higher frequencies are the integral multiple of the fundamental frequency, ठीक है। all the higher frequencies are integral multiple of fundamental frequency। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लिख लीजिए और आगे बढ़ेंगे। और बार बार हम ये लिखते हैं ना कि ये फंडामेंटल था, फिर मैंने लिखा कि F2 इक्वल टू 2F1 था, F3 इक्वल टू 3F1 था, F4 इक्वल टू 4F1 था। तो ये 2, 3, 4 दे रिप्रेजेंट्स द हार्मोनिक। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हार्मोनिक्स, कि कौन से हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। हार्मोनियम याद आया क्या, पढ़ेंगे उसे भी पढ़ेंगे, बेफिक्र रहो, हार्मोनियम भी पढ़ेंगे। तो F2 हो गया, F3, F4, तो ये से हार्मोनिक कहते हैं। अब दूसरा, क्या ऑल द ओवरटोन्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर से सुनो, क्या ऑल द ओवरटोन्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस, ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, यानी कि ऑल द ओवरटोन्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, लिख लो ऑल द ओवरटोन्स ये पॉइंट नंबर 2 आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। बढ़ा जाए आगे, चलिए अगला एक न्यूमेरिकल है, शायद न्यूमेरिकल ही होना चाहिए।
अगला एक स्टेटमेंट लिखिए, उसको मैं चेक करवाना चाह रहा हूं कि वो सही है या गलत, ठीक है ना। स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं मैं, लिखिए स्टेटमेंट ये है, फॉर ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, हम आपको बताना है कि सही है या नहीं। फॉर ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, fixed at both ends, all the overtones are harmonics, दिख जाएगा ना, दिख जाएगा, all the overtones are harmonics of the, ये लो यही लिख देते हैं, harmonics of the fundamental frequency and all the harmonics of the fundamental frequency, दोनों सिमिलर स्टेटमेंट लगेंगे, आपको चेक करना केवल सही है या नहीं, ठीक है ना। मेरे बताने से पहले आप चेक कर लेना, ऐसा ना हो मैं बताऊं उसके बाद ही पता लगाएं कि हाँ ये था। ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर ओवरटोन, चलिए चेक कीजिए क्या ये सही है। गिटार हो गया, और क्या क्या भैया, सितार है, संतूर है, एंड सरोद, सरोद भी पढ़ा जाता है ना। चलिए देखिए, ये मैंने कुछ लिखे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, हम बात करेंगे अभी। चलिए सवाल है, सवाल क्या स्टेटमेंट है, फॉर ए फिक्स्ड स्ट्रिंग एट बोथ द एंड्स द ओवरटोन्स आर द हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल। करेक्ट, एकदम करेक्ट है, ये तो हमने पढ़ा अभी। F2 equal to 2F1 तो फर्स्ट ओवरटोन, F3 equal to 3F1 is the second overtone and they are the harmonics of the first fundamental frequency, है कि नहीं। यानी कि यहां तक करेक्ट है। अगला, all the harmonics of the fundamental frequency are overtone, वही चीज घुमा के उसने फिर से कहा, all the harmonics of the fundamental frequency are overtone, ये भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने इसे अलग से ऐसे क्वेश्चन बताया है। देखिए अब क्या है कि इसकी यही जो प्रॉपर्टी है ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स देने की, वही यूज होती है किसमें, मोस्ट ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूनिक फॉर द स्ट्रिंग, this property is unique for a string and used in many musical instruments। अब मजा आया ना वीडियो, है कि नहीं। हम तो यूं ही वायलिन कहते हैं ना इसे, वायलिन, गिटार, सितार, संतूर, सरोद बजाते ही रहते थे, लेकिन पता नहीं था कि उनके पीछे का ज्ञान क्या है। पीछे का ज्ञान आज पता चला, क्या कि दो फिक्स एंड के बीच में स्ट्रिंग को ले आओ और उसे प्लग कीजिए, यानी खींचिए उसे इधर ऊपर या नीचे, उसकी वजह से जो स्टेशनरी वेव जनरेट होगी वो वहां पर कंसेप्ट लगाती है वायलिन में, गिटार में, सितार, संतूर, सरोद। वायलिन कौन सा, वायलिन आपने देखा हुआ है क्या, वायलिन नहीं देखा है, तो गिटार तो देखा ही है, जो ऐसे बजाते हैं, है कि नहीं, वो गिटार है। चलिए सितार आपने देखा होगा, जो भजन मंडली होती है, भजन मंडली में लोग ऐसे लेके बैठ जाते हैं, मतलब जो भी भजन गाने वाले हैं बैठ जाते हैं, उसको साथ में लेके ऐसे बैठे रहते हैं, यहाँ पर कंधे पर रख करके ऐसे बजाते रहते हैं, वो क्या है, सितार है। संतूर आपने देखा होगा, ये अमर अकबर एंथनी मूवी में, उस मूवी में जो बड़ा सा एक बॉक्स होता है ऐसा, वो कम ज्यादा होता रहता है, यानी कि कंप्रेस हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, वो क्या है, वो उस टाइप का डिवाइस है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और बच गया कौन सा, वायलिन में आपने देखा होगा, वायलिन आपका एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया से जिससे आपको याद रहेगा।
किसी एक मूवी में एसआर के जो रहता है शाहरुख खान, उसमें क्या करता है वो, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर ये वायलिन बजाता रहता है, तो वो क्या है, वायलिन है, मेरे अकॉर्डिंग शायद वही होना चाहिए, ठीक है। और सरोद क्या है, टाइप ऑफ गिटार ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और कुछ कुछ मामलों में और भी डिफरेंट है, तो वो सरोद है, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। स्टूडेंट्स अगला सवाल लिखा है, देखिए फटाफट से देखिए, कितना बढ़िया सवाल है। द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो है फिक्स्ड है बोथ एंड्स, मतलब जो हमने पढ़ा उसी टॉपिक का सवाल लाजमी है, वही देंगे है कि नहीं। तो वाइब्रेशन का इक्वेशन ये है, हमें पता है कि दो फिक्स्ड एंड के बीच में जो भी वेव बनेगी वो स्टैंडिंग वेव है, नो डाउट स्टैंडिंग वेव है। अब हमें यह भी पता है कि कोई भी जो स्टैंडिंग वेव बनती है वो दो वेव के मिलने से बनती है, ठीक है। ये वेव पहली है, ये वेव दूसरी है, ये दूसरी वेव हो गई। ये दोनों वेव जब मिलती है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो उससे सुपरपोजिशन वेव, सॉरी इससे ये वाइब्रेशन का इक्वेशन दिया गया। क्या दिया है, y इक्वल टू 5 मिलीमीटर साइन 1.57 x साइन 34 t, ये मल्टीप्लाई है इसमें, सिंपल और कुछ नहीं। x जो है सेंटीमीटर में है, टाइम t सेकंड में, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इजी, फाइंड कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 5 मिलीमीटर साइन 1.57 x, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं ना, साइन 1.57 x एंड साइन 314 t। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से एनालिसिस करते हैं, बहुत आसान है। स्टैंडिंग वेव में पहला जो टर्म होता है वो होता है 2a, ये पूरा x है, x मतलब ये k होगा, तो साइन के एक्स रहा होगा ये, और ये साइन ओमेगा t रहा होगा। मतलब जैसा दिया था ना सवाल में जैसा दिया है इक्वेशन, वैसा स्टैंडिंग वेव बनाने का, खुद ही बनाने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब तो देखो इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगा, मतलब इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है। ये तो क्या दिखा रहा है, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ओमेगा टी, सो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर साइन 1.57 x। अब मुझे कितने पे फाइंड करना था, पुट x इक्वल टू 5.66, उसने कहा है x की इसी वैल्यू पर आपको फाइंड करना है। सो एट x इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट d दिखा दे रहा हूं, चलेगा ना, 5 मिलीमीटर साइन 1.57 इंटू 5.66, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी, इसे पाई में कन्वर्ट कीजिए, ये क्या है, पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई कितना होता है, 3.14 होता है ना, तो पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 1.57, इस डेट से इसे पाई बाय 2 लिख सकते हो, बाद में से सोल्व कर लेना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर इन सेंटीमीटर, क्योंकि x सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, व्हाट आर वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द टू ट्रांसवर्स वेव। तो हमें पता है कि जो स्टैंडिंग वेव बनी है दो वेव से बनी, ये उन्हीं दो कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, वेव दैट कंबाइन टू गिव वाइब्रेशन, यानी कि ये दो वेव जब मिली होगी तभी तो वाइब्रेशन आया है। इसका जो स्पीड v है, इसका स्पीड भी v है, इसका स्पीड भी v ही है, डेफिनेशन में जाकर देखो, ठीक है, कि एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, इसका स्पीड v, इसका स्पीड v, तो जो वेव बनेगी स्टैंडिंग उसका भी स्पीड क्या होगा, v ही होगा, ठीक है। तो जो वेव का स्पीड यहाँ है, जो स्पीड वेव का यहाँ पर है, वही स्पीड दोनों कंपोनेंट का भी होगा, तो नो टेंशन, सीधा सा फाइंड कर देते हैं। y इक्वल टू 5 मिलीमीटर साइन 1.57 x, थोड़ा इधर लिख, चलिए x साइन 314 t, करेक्ट। चलिए क्या करेंगे, k और ओमेगा निकाल लो, है ना, कंपैरिजन कर लीजिए,
के और ओमेगा निकाल देते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि y इक्वल टू 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी जैसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। ओमेगा ये रहा, के ये रहा, बस कहानी खत्म। के इक्वल टू कितना है 1.57, ओमेगा इक्वल टू कितना है 314। सो के इक्वल टू होता है भैया ओमेगा बाई वी, वी इक्वल टू कितना ओमेगा बाई के। ओमेगा पुट कर दो 314, ये 1.57 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही है 20 ही आना चाहिए, आंसर तो लिखा नहीं चलेगा। के को क्या लिख सकता हूं 2 पाई बाई लेमडा 1.57, लेमडा इक्वल टू व्हाट, लेमडा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1.57, बस सॉल्व कर लेना आंसर। ठीक है, सेकंड हो गया भैया, थर्ड करते हैं, लिख लीजिए इसे भी। मजा आ रहा है कि नहीं? बोरिंग तो आज का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है, कोई कह कैसे सकता है बोरिंग नहीं है आज का। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स एंड टी, एक्स और टी दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन ये है ना, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी गेट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, ऐसा सवाल कर चुके हैं, देखो आसान से। y इक्वल टू 5 मिलीमीटर, अब मिलीमीटर है ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। साइन 1.57x साइन 314t। ओके चलिए, अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाते हैं, बैठ ऐसे जाते हैं, देखो कैसे कि निकालना क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो y जो है डिस्प्लेसमेंट है, इट्स अ फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ। इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। लेकिन क्या ये x और t का दोनों का फंक्शन है, तो क्या करेंगे, वी विल अप्लाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, वी विल अप्लाई पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसमें x क्या होगा कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा, तो ये कहानी एज इट इज। ठीक है, अब साइन t का फंक्शन ये वाला, तो साइन t का cos t है ना, cos t। अब ये मिटा दे रहा हूं भाई, ये वाला तो मिटा ही देते हैं, और कुछ मिटाए ना मिटाए, cos 314t। अब ये कांस्टेंट है, वैल्यू बाहर आएगी है ना, ऐसा कैसे बाहर आ जाएगी, बिना पूछने भी डिफरेंशिएशन आएगी है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 314 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 5 7 5 3 जा 15। ठीक है, साइन 1.57x cos 314t। ठीक है, चलिए, तो इसे मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कह देता हूं। हाँ कह देते हैं, इसमें क्या। अब x इक्वल टू कितना करना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मुझे फाइंड करना है कहां पर, एट x इक्वल टू 5.66 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो x इक्वल टू पुट करेंगे कितना 5.6, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, बस पुट कर दो, सोल्व कर लो। ठीक है, मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, केवल लिख दे रहा हूँ, सोल्व आपको ही करना पड़ेगा, आई कांट, है ना, क्योंकि ऐसा हम कर चुके हैं, एक दो सवालों में सोल्व करवा चुके हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। अब सोल्व करना तो आना चाहिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। फिर भी अगर नहीं बनता है तो मुझे बता देना, आई विल टेक इट वंस अगेन। ठीक है, अगला है अपना फोर्थ, इसमें डी पार्ट जो बच गया ना, डी पार्ट बच गया है। इफ द, यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल इसका, यही सबसे इंटरेस्टिंग मजेदार यहीं पर, बाकी सब तो पुरानी कहानी थी है कि नहीं, नया जो है वो यहीं पर है। तो क्या है नया इसमें देखा जाए, स्टूडेंट अगर ये समझ में आ गया तो देखो लाइव बन जाएगी थोड़ी देर में। क्या, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसने कहा था ना कि दो फिक्स्ड एंड है, तो उसने कहा था दो फिक्स्ड एंड है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग है, उसने कहा है इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लो, मान लिया। लोकेट द नोड्स एंड एंटी नोड्स एंड हाउ मेनी लूप्स आर फॉर्म्ड इन वाइब्रेशन। ठीक है, तो बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना, कि जब भी नोड्स और एंटी नोड्स पूछा है तो पहले पता करेंगे नोड बन कहां रहा है। ठीक है, चलिए, नोड्स वहां बनेगा जहां एम्पलीट्यूड 0 हो, जहां एम्पलीट्यूड 0। सही, ये पूरी जो कहानी है, ये
जो टर्म है वो पूरा क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब उस एम्पलीट्यूड में 5 sin 1.7x इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। अब 5 तो कांस्टेंट है, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते, यानी कि ये 0 होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कहते हैं sin x इक्वल टू 0, तो sin x 0 कहाँ होता है, बहुत ही आसान स्टूडेंट, बहुत ही आसान, ये sin x का ग्राफ, पहला 0 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, फिर अगला कहाँ मिलेगा मुझे, 3 पाई पर, सही है, फिर 4 पाई पर, यानी कि साइन का जो फंक्शन है कहाँ कहाँ 0 है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी कि n पाई, कहाँ पर n पाई, यानी कि दिस विल बी 0, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, अपने लिए एंगल हो गया ना, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा कहाँ 0 होता है, पाई पर, 0 पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, यानी कि दिस थीटा must be equal to n pi, where n belongs to integer, n belongs to integer, ये belongs to लिखा ना, समझ जाओगे ना। ओके ओके ओके, अब दोनों ही खुल गए, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई अपॉन 1.57, ठीक है। चलिए इसमें पूरा कराऊंगा, डोंट वरी, इसे मिटा दें। तो x की इस वैल्यू पर नोट होगा, कहां कहां होगा देखें, n इक्वल टू 0 पर, पहला n इक्वल टू 0 रखा, तब x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू जहां 0 है वहां नोड होगा। n इक्वल टू 1 पर देखो, पाई अपॉन 1.57, ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सही 100 ही आएगा। 1.57 मतलब क्या रहा, सीधा हो गया ना, ये तो 1 रखा ना, 1 इंटू पाई अपॉन 1.57, 1.57 को क्या लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 2, अरे पाई बाय 2 करोगे ना, पाई का मतलब 3.14, डिवाइड बाय 2 करोगे तो यही आएगा, पाई से पाई कटा, कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। n इक्वल टू 2 रखो, कितना आ जाएगा, अब तो सीधा है, ये तो पाई बाय 2 है, हर बार 2 ही आएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाय 2, पाई से पाई कटा, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। n इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इतना लिखो, मैं वहां मिटा दे रहा हूं उसे, देखो तो नोट कहां कहां आया, नोट्स n इक्वल टू 0 पुट करने पर, ठीक है, n इक्वल टू 0 पुट करने पर x इक्वल टू 0 पर नोट होगा, n इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, n इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर, n इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर, n इक्वल टू 4 पर x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना लेंगे सर इसमें, अभी पता चल जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर, इतना ही लेना है, क्यों, देखिए ये है अपना x, ये x एक्सिस है, यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये x इक्वल टू 0, और ये कितना है टोटल 10 सेंटीमीटर, तो ये x इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का आगे की बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, तो 10 सेंटीमीटर का ही लेंथ है ना स्ट्रिंग, उसके आगे बात करोगे किस, है ना। तो देखो इसे मिटा दे रहा हूं, थोड़ा इसे बड़ा बना देते हैं, मजा आएगा और ठीक है। तो पहला नोड होगा अपना n इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर, ये पहला नोड, ठीक है। और अगला नोड होगा x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 यहां कहीं मान लें, x इक्वल टू 2, फिर अगला नोड x इक्वल टू 4 पर यहां मान लो, अगला नोड यहां मान लिया, अगला नोड यहां मान लिया, ठीक है, फिर x इक्वल टू 10 यहां मान लेते हैं, और यहीं पर इसे खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नोड है तो क्या होगा कि वेव
चाहे कैसी भी हो, वेव चाहे कैसी भी हो, यहां एम्पलीट्यूड आके क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो ये नोट 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 पूछा क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर लोकेट द नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स को हमने लोकेट कर दिया, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एंटी नोड। हाउ मेनी लूप्स आर फॉर्म्ड इन वाइब्रेशन। लूप्स मतलब बंद जो घेराव है ना, यही तो लूप्स है। पहला लूप, दूसरा लूप, 3 4 5, टोटल लूप कितने हो गए, 5। सो देयर आर 5 लूप्स। ठीक है, लिख लीजिए। बढ़िया सवाल था, है कि नहीं। अगला सवाल तैयार है विद्यार्थी आपके लिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए गिटार स्ट्रिंग इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई गिटार है, एक गिटार, ठीक है, 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 124 हर्ट्ज। तो एक गिटार है, स्ट्रिंग है, 90 सेंटीमीटर का लेंथ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 124। Where should it be pressed to produce a fundamental frequency of 186 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि जो गिटार है, गिटार का आपने शेप देखा होगा, कुछ ऐसा डब्बा बना होता है कि नहीं, मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसा कुछ होता, करेक्ट। अब जो स्ट्रिंग है यानी कि जो वायर कनेक्टिविटी होगी, मैं ब्लू पेन से दिखाता हूं, इसमें यहां से लेकर यहां, इसके बीच में बंधा होता है। दैट मीन्स इट्स अ केस ऑफ द स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड बिटवीन टू एंड्स। ठीक है कि नहीं, बात आई समझ में। चलिए, यानी कि अगर वही कहानी है तो हम उसी कहानी को समझ लेते हैं आसानी से। तो गिटार की एक वायर की बात हो रही है जो दो फिक्स एंड के बीच में है। कितना लेंथ है वायर का, इसने कहा 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसने कहा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग में एक बार इसने देखा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसने पाया 124 हर्ट्ज। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T बाय म्यू। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कब मिली, व्हेन L, तो L1 कह देता हूं कि 90 सेंटीमीटर, ये L1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन T स्ट्रिंग में है, म्यू उसका मास पर यूनिट लेंथ। अब इसने कहा ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी कैसे मिली, जब इस तार को ऐसे हम प्लग करते हैं, खींचते हैं। ठीक, तो उसने कहा कहीं खींचा होगा, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, वेयर शुड इट बी प्रेस्ड, कहां पर इसे खींचा जाए, यहां यहां यहां, इन दोनों फिक्स्ड एंड के बीच में, ताकि वो कौन सा फ्रीक्वेंसी जनरेट करे, दैट इट विल जनरेट द फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर से वो जनरेट करेगा कौन सा, फंडामेंटल ही जनरेट करवाना है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 186 हर्ट्ज का। होता है ना कि गिटार में क्या होता है कि यहां दबाओगे तो आवाज अलग आएगी, यहां दबाएंगे तो आवाज अलग आएगी। दैट इज द डिफरेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वेयर शुड इट प्रेस्ड। ठीक है, तो उसने कहा कि कहां प्रेस किया जाए, कहां दबाया जाए, कहां प्लग किया जाए, कहां खींचा जाए, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाए, फंडामेंटल 186। यानी कि F1 यहां पर कितना है, 124 हर्ट्ज है, लेकिन इसने कहा कि आप F1 को चेंज कीजिए, वो F1 डैश कितना आना चाहिए, हमें नहीं पता, इसलिए मैंने L1 डैश कहा, स्क्वायर रूट ऑफ T बाय म्यू। T टेंशन फोर्स सेम रहेगा, म्यू भी सेम रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है। डैश नहीं लगाना चाहो तो F2 लिख लो, लेकिन F2 में आपको दिक्कत होगी कि F2 तो सेकंड हार्मोनिक होता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, चलिए, तो F1 डैश हमें फाइंड करना है। F1 डैश फाइंड नहीं करना, दिया है ना भाई, कितना, 186। L1 भी हमें दिया कितना, 90। L1 डैश के कहां पर, यहां पर खींचेगा, मान लो 10 सेंटीमीटर खींचा, तो L1 डैश का वैल्यू कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, एग्जांपल के। ठीक है, तो देखते हैं L1 डैश कितना आता है। तो क्या करना चाहिए विद्यार्थी, देखो इसमें, इट्स इक्वेशन 1, इट्स इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये डाटा पता है, ये डाटा पता, बाकी सब खेल खत्म कर जाएगा, है कि नहीं। देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, सो F1 अपॉन F1 डैश लेफ्ट साइड में लिखा है ना, इज इक्वल टू
1/2 L1 यानी कि L1 तो नीचे चला गया, 1/2 L1 डैश ये ऊपर चला जाएगा, बाकी सब खेल खत्म कर जाएगा अपना। ठीक है, चलिए L1 डैश ही तो हमें फाइंड करना है, बाकी सब पता है। F1 का वैल्यू कितना भैया? F1 का है 124, इसका वैल्यू कितना है 186, और L1 डैश फाइंड करेंगे, L1 कितना 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया ना। So its L1 dash is equal to 124 upon 186 into 90। काट पीट के देखो ये कितना आता है। टू 9 जा 18, 2 3 जा 6, ये 45 है ना। और कोई कट जा रहा है क्या? हो सकता है डिवाइड हो जाएगा, देख लेते हैं। 186 इंटू कितना था 90 था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 3 बच जाएगा, 18 21 2 20 16 186 इंटू 10, ये वाला 10 मैंने लिखा अलग से। ठीक है, ये इससे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 186 इंटू 6 करके देखो, 1116, 186 इंटू 6, खैर जो भी आए देख लेना करके, है ना। इसका आंसर आएगा आपका 186 सेंटीमीटर आएगा ना। कितना आएगा? 186 सेंटीमीटर, 186 नहीं 60 सेंटीमीटर आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, या फिर आंसर कुछ और आए तब भी बता देना। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है यही आना चाहिए। जी हाँ, यही आएगा 60 सेंटीमीटर पर, यानी कि यू शुड प्रेस द स्ट्रिंग, वी शुड, कैलकुलेशन चेक कर लेना इसका, मैंने डायरेक्ट लिखा, वी शुड प्रेस द स्ट्रिंग एट L इक्वल टू 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एंड, किसी भी एंड से। ठीक है, मतलब यहां से 60 सेंटीमीटर खींचो तब इतनी फ्रीक्वेंसी आ जाए। कितना आसान था, है ना। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। मजे कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।